शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दास जे BA कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, आज हम SY BA सेमेस्टर 4 गोन टू हिंदी दिव्या में देशकाल एवं वातावरण के बारे में अभ्यास करेंगे। आज दिव्या में चित्रित देशकाल एवं वातावरण पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अथवा यशपाल ने कला के अनुराग से काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयत्न किया है। इस कथन के संदर्भ में दिव्या उपन्यास के देशकाल एवं वातावरण चित्रण की सप्रमाण विवेचना कीजिए। अथवा दिव्या में लेखक ने बौद्धकालीन उत्तर भारत के समाज को पाठक के सम्मुख साकार कर दिया है। प्रस्तुत कथन के आधार पर दिव्या में चित्रित देशकाल की सफलता का परिचय दीजिए। तो यहाँ देशकाल एवं वातावरण पर अपना जो विचार है वो प्रस्तुत करते हैं दिव्या में। ध्यान से चुने। वस्तुतः देशकाल वातावरण ऐतिहासिक उपन्यास का तो प्राण तत्व है। उपन्यास विशेष को इतिहास चेतना से युक्त कर इतिहास सम्मत बनाने वाला तथा दूसरी ओर पाठक के हृदय में विश्वसनीयता और यथार्थता का भास कराकर उसे इतिहास रस का आस्वादन करने वाला यही देशकाल चित्रण होता है। उपन्यास की सामग्री के संचय में कम मेहनत नहीं करनी पड़ती। एकदम सच तो यह है कि उपन्यास विशेष को ऐतिहासिकता प्रदान करके कथा पात्रादि को यथार्थमय करने का समग्रतः उपन्यास की पृष्ठभूमि विशेष का निर्माण करके देशकाल चित्रण शास्त्रीय दृष्टि से ही नहीं व्यावहारिक दृष्टि से भी अपना विशिष्टता प्राप्त करता है। तो यहाँ ऐतिहासिक रूप से जो देखें तो देशकाल और वातावरण उपन्यास का एक प्राण तत्व के रूप में माना गया है। उपन्यास में विशेषतः इतिहास की चेतना को युक्त करने वाला, इतिहास सम्मत बनाने वाला और दूसरी ओर पाठक के हृदय में विश्वसनीयता और यथार्थ का भास कराकर इतिहास का रस और आस्वादन करने वाला यही एक देशकाल का चित्रण होता है। और उपन्यास में ऐतिहासिक प्रदान करके कथा पात्रादि को यथार्थमय करने का तथा समग्रतः उपन्यास की पृष्ठभूमि का विशेष का निर्माण करके देशकाल चित्रण शास्त्रीय दृष्टि से ही नहीं पर व्यावहारिक दृष्टि से भी अपना विशिष्टत्व प्राप्त करता है। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन के शब्दों में, जो देशकाल के अंतर्गत सामान्य रूप से किसी भी देश या समाज की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ, आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाज तथा समाज की कुरीतियों या विशेषताएं आदि समझी जाती है। देशकाल के अंतर्गत युग की परिस्थितियाँ और विशिष्ट संदर्भ में किए गए आंदोलनों आदि की व्यापक भूमिका भी प्रस्तुत की जाती है। ऐतिहासिक उपन्यासकार को यथार्थ की भित्ति पर तत्कालीन युग को अंकित ही नहीं करना होता है, बल्कि उसमें प्राण फूंक देना भी आवश्यक होता है। इस पर भी औपन्यासिक वातावरण और ऐतिहासिक वातावरण में भेद है। एक में कल्पना सत्य को जीवित कर देती है तो दूसरे में सत्य कुंठित, नीरस सा एवं निष्प्राण सा रहता है। इसलिए ऐतिहासिक उपन्यासकार को बहुत सजग होकर पद निक्षेप करना पड़ता है। उसकी जरा सी असावधानी से उसे सारी योजना असफल हो जा सकती है। तो यहाँ डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन के शब्दों में जो देशकाल के बारे में बताया गया है, तो सामान्य रूप से किसी भी देश या समाज की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों या आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाज तथा समाज की कुरीतियों का विशेषता आदि समझी जाती है। देशकाल के अंतर्गत युग की परिस्थितियाँ या विशिष्ट संदर्भ में किए गए आंदोलनों आदि की व्यापक भूमिका भी प्रस्तुत की जाती है। और ऐतिहासिक उपन्यासकार को यथार्थ की भित्ति पर तत्कालीन युग को अंकित ही नहीं करना होता, बल्कि उसमें प्राण फूंक देना भी आवश्यक होता है। और सत्य कुंठित, नीरस सा एवं निष्प्राण सा रहता है। और ऐतिहासिक उपन्यास को बहुत सजग होकर पद में निक्षेप करना पड़ता है और उसकी जरा सी असावधानी से उसकी सारी योजना असफल भी हो सकती है। तो यशपाल ने दिव्या में
पतोन्मुख बौद्धकालीन भारत के लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के सामंती जीवन का चित्रण समाजवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। दिव्या के कथन में यशपाल ने लिखा है कि दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र है। लेखक ने कला के अनुराग से काल्पनिक चित्रों में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयास भी किया है। इससे स्पष्ट है कि दिव्या शुद्ध काल्पनिक कथानक पर आधारित है, जिसे यशपाल ने ऐतिहासिक वातावरण और पृष्ठभूमि में यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत भी किया है। दिव्या में देश काल एवं वातावरण को हम निम्नलिखित उपशीर्षकांतर्गत अध्ययन भी करेंगे। तो यहाँ दिव्या उपन्यास में इतिहास ही नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है, इसी तरह यशपाल ने बताया है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्तियों को भी गति का चित्रण दिया गया है। और लेखक ने कला के अनुराग से काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयास भी किया है। तो यहाँ दिव्या एक शुद्ध काल्पनिक कथानक पर आधारित है। इस तरह यशपाल ने ऐतिहासिक वातावरण और पृष्ठभूमि में यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत भी किया है। तो यहाँ कुछ निम्नलिखित देशकाल और वातावरण का जो भाग भी बताया है, जैसे क राजनीतिक वातावरण, ख सामाजिक वातावरण, ग धार्मिक वातावरण, घ सांस्कृतिक वातावरण, ड आर्थिक व्यवस्था, च वातावरण का समग्र चित्र। तो यहाँ छ के आसपास मुद्दे का समावेश होता है। तो पहले मुद्दे को हम देखते हैं, राजनीतिक वातावरण को। तो दिव्या की प्रधान कथा भूमि है मध्य प्रदेशीय सागल नगरी सियालकोट, जहां उस समय गण व्यवस्था थी। इसके व्यवस्थापक होते थे निर्वाचित कुलीन जन, अर्थात उच्च वर्गीय जन जो एक ओर तो सामंतशाही से घिरे थे और दूसरी ओर वर्णाश्रम पर आधारित वर्ण व्यवस्था और उसके अंतर्गत अतिशय वर्णभेद से। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बौद्ध धर्म का हास्य होना प्रारंभ हो गया था और ब्राह्मण वंशीय नरेश पुष्पमित्र शुंग द्वारा अस्त व्यस्त वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। मिलिंद के काषाय ग्रहण करने के पश्चात किसी उत्तराधिकारी के न होने के कारण वहाँ के समस्त कुलों ने किसी एक को राजा न मानकर मिथोद्रस को गणपति मानकर मद्र में गणराज्य व्यवस्था स्वीकार की। तो यहाँ राजनीतिक वातावरण में दिव्या की प्रधान कथा भूमि में मध्य प्रदेशीय सागल नगरी के बारे में भी लेखक ने बताया है कि वो गण व्यवस्था थी। इसके व्यवस्थापक होते हुए भी निर्वाचित कुलीन जन, अर्थात उच्च वर्गीय जन, जो एक ओर तो सामंतशाही के घिरे थे और दूसरी ओर वर्णाश्रम पर आधारित है। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था के आधार पर और अंतर्गत अतिशय वर्ण भेद के बारे में भी बताया है। और साम्राज्य के पतन के बाद बौद्ध धर्म का ह्रास होना प्रारंभ हो गया, इसके बारे में भी बताया। और ब्राह्मण वंशीय नरेश पुष्पमित्र शुंग द्वारा जो अस्त व्यस्त वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का जो प्रयास किया गया था, उसके बारे में भी बताया है। तो यहाँ राजनीतिक वातावरण के लक्ष्य में ध्यान में रखकर गणराज्य पद्धति में सेनापति जन समाज द्वारा जो चुना जाता था, तो गणपति को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसका सम्मान किया जाता था। और गणराज्य पद्धति तो कथन मात्र के लिए ही थी, वास्तव में तो वहाँ उच्च जातियों एवं अभिजात वर्ग का शासन था, इतर जातियों का कोई महत्व न था। सागल के गणराज्य में अभिजात वंशीय कुलों के साथ साथ यवन तथागत के धर्म से प्रभावित क्षत्रिय और वैश्य आदि के कुल भी सत्ता में प्रभावशाली पदों पर प्रतिष्ठित है। तो यहाँ गणराज्य पद्धति से जो सेनापति जन समाज द्वारा जो चुना जाता था,
और गणपति को जो ईश्वर के प्रतिनिधि मानकर उसका सम्मान किया जाता था। तो और गणराज्य पद्धति तो कथन मात्र के लिए ही थी, वास्तव में तो वहाँ उच्च जातियों एवं अभिजात वर्ग का शासन भी था और इतर जातियों का कोई महत्व न था। तो सागल के गणराज्य में अभिजात वंशीय कुलों के साथ साथ यवन तथागत के धर्म से प्रभावित क्षत्रिय और वैश्य आदि के कुल भी सत्ता में प्रभावशाली पदों पर भी प्रतिष्ठित थे। तो उस समय गणराज्य में नियुक्तियों का आधार व्यक्ति भी योग्यता ही होती थी। इसलिए मधु पर्व में सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का सम्मान प्राप्त करने वाला पृथुसेन परिषद के सम्मुख सेना में पद के लिए आवेदन करता है। दास पुत्र को अभिजात वंश और कुल का सम्मान दिया जाए या नहीं, यह प्रश्न उस समय की राजनीति में प्रधान था। महापंडित धर्मस्थ के शब्दों में पृथुसेन का सेना में पद पाना सामंत के आसन की पहली सीढ़ी पर पांव जमाना है। यदि प्रत्येक कुल सामंत कुल का पद और अधिकार पा सके तो अभिजात कुल का अधिकार क्या होगा। तो यहाँ भी गणराज्य नियुक्तों के बारे में जो योग्यता होती है, तो इसलिए मधु पर्व में सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का सम्मान भी प्राप्त करने वाला जो पृथुसेन परिषद के सम्मुख सेना में पद के लिए आवेदन भी करता है और दासपुत्र को अभिजात वंश और कुल का सम्मान दिया जाए या नहीं, यह प्रश्न भी उस समय राजनीतिक में प्रधान था। और महापंडित धर्मस्थ के शब्दों में भी पृथुसेन का सेना में पद पाना सामंत के आसन की पहली सीढ़ी पर पाव जमाना है। यदि प्रत्येक कुल सामंत कुल का पद और अधिकार पा सके तो अभिजात कुल की अधिकार क्या होगा। हाँ, तो छात्रों और छात्राएं, आज हम जो दिव्या में चित्रित देश काल एवं वातावरण पर जो विचार प्रस्तुत किया है, इसमें राजनीतिक वातावरण के बारे में हमने अभ्यास किया और प्रस्तावना के बारे में भाग 1 यहाँ पूर्ण होता है। अब हम कल देश काल एवं वातावरण भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।